Today's topic of discussion is thesis and synopsis drafting guidelines. The important point content that everyone should know about before the completion of their task. So let's move toward the video. First of all, title. आपका एक डिफाइंड स्टडी टाइटल होना चाहिए इधर जब आप थीसिस बना रहे हो तो योर टाइटल इज़ द मेन की थिंग because the title that will give the roughly idea or ideas of your study. A good title contains fewest possible words needed to adequately describe the content and purpose of your research. So basically your idea or ideas of study, content that your study contain, and purpose of your research, all that will be included in your research title. Good title will be feasible, interesting, novel, ethical to do and relevant. उसमें रिसोर्स हैं, फंडिंग इश्यूज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो आपके जो हैं वो सफिशेंट हो. दैट्स वाई दैट विल बी द फिजिबल, इंटरेस्टिंग एंड नॉवल के एक इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए. इंटरेस्ट रिसर्चर का भी उसमें बिल्ड हो और आपके जो पॉपुलेशन है उसका भी उसमें मेंटेन रहे. एंड एथिकल टू डू कि जो रिसर्च एथिक्स हैं हमारे, दैट इज़ बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंट, कि हमने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट देना है और मिनिमम उनमें हार्म या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो दैट इज़ एथिकल टू डू. कोई एथिकल लीगैलिटी या एथिकल इश्यूज उसमें नहीं होने चाहिए. दैट्स ऑल रिलेटेड टू रिसर्च टाइटल. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट समरी. एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपके टास्क की ओवरऑल एक समरी प्रोवाइड करता है, समरी ऑफ द होल रिसर्च वर्क. A research structured abstract should contain further domain that will be background of the problem, main objective of your research work, methodology that includes in your research project, results after the completion of data collection and analysis, results जो उससे generate हुए हैं for thesis only, and next conclusion. ये भी यूज़ होगा फॉर थीसिस ओनली के डाटा कलेक्शन है, आपकी पॉपुलेशन ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है आपकी टेक्निक्स को या आपके सर्वे को या कोई भी आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसमें. एंड नेक्स्ट, इसमें आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए. कीवर्ड्स बेसिकली द फ्रेज, यूज़र टाइप इन सर्च इंजन टू गेट रेलिवेंट कंटेंट. रेलिवेंट कंटेंट के लिए जो हम सर्च इंजन में फ्रेज यूज़ करते हैं, शॉर्ट की टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट आर नोन एज द कीवर्ड. तो मोस्टली जैसे कि फ़िज़िकल थेरेपी में हमारे पास मैनुअल थेरेपी है, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ हैं लाइक शोल्डर रेंज ऑफ मोशन, लो बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रोटेटर कफ इंजरीज़, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू फिज़िकल थेरेपी जो कि मोस्टली सर्च किए जाते हैं सर्च इंजन्स में. नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किसी भी रिसर्च टाइटल और स्टडी का दैट विल एड्रेस टू द नोन और नॉट नोन प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो हाईलाइट द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स अबाउट द बर्डन ऑफ प्रॉब्लम अंडर द स्टडी एंड कॉस्ट ऑफ इलनेस. स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स मीन इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन होता है, फर्स्टली मेनली उसमें हमारे पास कुछ परसेंटेज हैं, कुछ रेशोज़ हैं, कुछ प्रेवलेंस वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड बताई जाती हैं कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी यूके, यूएसए, इंडिया या एशिया या सब कॉन्टिनेंट्स में कितनी हैं, या आपके अपने एरिया में जिस कंट्री में या जिस एरिया में अगर पहले ऑलरेडी वहाँ रिसर्च हुई है तो लिटरेचर में उसे कुछ प्रेवलेंस बताई जाती है, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशोज़ बताई जाती हैं. तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, कॉस्ट ऑफ इलनेस, बर्डन ऑफ प्रॉब्लम, एज वेल एज एक जो आइडियल हमारे पास इंट्रोडक्शन है दैट विल कंटेन द 4 पैराग्राफ. वन इज़ एड्रेसिंग व्हाट इज़ नोन अबाउट द प्रॉब्लम, ऑलरेडी जो कि हम जानते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट नोन अबाउट द प्रॉब्लम, जो मिथ्स हैं या जो कंसर्न्स हैं जो कि रिसेंट उसमें नहीं डिस्कस किए गए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, दैट विल ऑल कंटेन बाय द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट, पॉइंट आउट द एग्जिस्टिंग गैप इन साइंटिफिक नॉलेज, गैप जो कि प्रेजेंट है प्रीवियस और प्रेजेंट सिनेरियोज़ में, एंड हाउ द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू फिल द गैप एंड स्ट्रेंथ द स्टडी प्लान. और फर्दर फिर आप ये जो रिसर्च कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं या कोई टेक्निक, कोई इंटरवेंशन, कोई सर्वे, कुछ भी जो आपका रिसर्च आइडिया है या थीम है आप उसको करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से
पास्ट और प्रेजेंट के सिनेरियो में उस गैप को फिल आउट करने में हेल्प आउट करेगा आपका ये टॉपिक. नेक्स्ट इज़ द लिटरेचर रिव्यू. Literature review should compare and contrast the different authors' views on an issue. Group authors who draw similar conclusions कि कौन सी ऐसी previous studies हुई हैं कुछ years में या कुछ decades में जो आपकी results हैं या आपके जो myths हैं जो आपका एक question है उसको critically support कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे जिन्होंने criticize the aspects of methodology, note the area in which author are in disagreement. Mean basically आपने compare and contrast करना है who are in the favor and who which जो disagreement है जिनका. Highlight gap in the research और फिर ये बताएं कि आपकी जो स्टडी है वो किस तरह से रिलेट करेगी टूवर्ड द प्रीवियस स्टडी एंड शो हाउ योर स्टडी रिलेट टू लिटरेचर इन जनरल. और फर्दर जो आपके पास पर्पज़ इस रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू का, वो ये होता है हमारे माइंड में दैट टू डिफाइन एंड लिमिट द प्रॉब्लम यू आर वर्किंग ऑन, टू प्लेस योर स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टू अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशंस, to evaluate promising research methods, to relate your finding to previous knowledge and suggest further future research. A good literature therefore is critical of what has been written, कि उसमें क्या लिखा गया है, कौन से एरियाज़ में कंट्रोवर्सीज़ हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस फर्दर आपके माइंड में आए हैं और फर्दर किन चीज़ों में अभी लैकिंग है उस टॉपिक को लेकर, उस प्रॉब्लम या उस रिसर्च एरिया को लेकर कि जिसमें नेक्स्ट जो है वो रिसर्च हम कर सकें, ताकि वो ओवर रिसर्च एंड ओवर आप कह लें कि जो हमारे पास है डुप्लीकेशन, वो एक ही फील्ड में, एक ही टॉपिक में, एक ही तरह की मेथोडोलॉजी से ओवरलैप ना करे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे स्टडी के गोल्स एंड एम्स, जो प्रोजेक्ट्स जिसमें हम वो अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं. ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने जो टास्क है, मिशन है, गोल्स हैं, एम्स हैं, उनसे हम फोकस्ड रहें और वो फिजिबल भी हों. आपके ऑब्जेक्टिव एडवांस हों, साइंटिफिक, इंटरेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेबल हों, फिजिबल हों, एज वेल एज एक और टर्म यूज़ होती है स्मार्ट की, SMART, स्मार्ट. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. ये स्मार्ट का एब्रीवेशन है जो मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में. नेक्स्ट, रैशनल और सिग्निफिकेंस. क्लियरली डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्मॉल एंड लार्ज कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन एंड कम्युनिटी, कि जो आउटकम वगैरह आपके नेक्स्ट इसमें यूटिलाइज होंगे, दैट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड स्टडी. Operational definitions are definition of exposures and outcome variables of interest in context to objective. आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका एक्सपोजर एंड आउटकम और नेक्स्ट जो आपकी स्टडी की मेजरमेंट्स हैं, डिटर्मिनेशंस हैं उस ऑब्जेक्टिव को लेकर, दैट आर नोन एज द ऑपरेशनल डेफिनेशन. ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली अप्लाई टू द डाटा कलेक्शन, दैट शुड बी क्लियर, कंसाइज और इनका एक डेफिनेट मेथड ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए. हाइपोथेसिस आर द टेंटेटिव रिसर्च प्लान और रिसर्च स्टेटमेंट जो हम लेके चलते हैं, दैट विल बी नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. दो हो सकती हैं कि नल देयर इज़ नो एसोसिएशन और नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंस. अल्टरनेट देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंस. तो आपके एंड ऑफ द रिजल्ट्स जो हैं वो आप स्टेट करेंगे कि इधर आपके रिसर्च वर्क ने नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को. These are the different study design. Choose one of the following with appropriate justification कि अगर आप इनमें से कोई भी रिसर्च डिज़ाइन अपना यूज़ कर रहे हैं, either that is related to primary research or secondary research. Primary research further divided into basic, interventional and observational research. कोई भी आप मेथोडोलॉजी में स्टडी डिज़ाइन की जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के ये स्टडी डिज़ाइन किस लिए सिलेक्ट किया जा रहा है. Next, time duration. What is the expected time duration in which this study will be completed?
तो उसमें वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर, जितना भी आपका डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टडी, स्टडी डिज़ाइंस क्या हैं, स्टडी प्रोटोकॉल क्या है, उसके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया जाता है, एज वेल एज स्टडी सेटिंग्स कि आप किस एरिया में किस जगह पे जाएंगे और वहाँ पर अपना डाटा है, अपनी इंटरवेंशंस हैं, जो भी आपका रिसर्च प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे, दैट विल बी इंक्लूड इनटू रिसर्च study settings. Next important component of methodology section is sampling technique. That will further divided into non-probability and probability sampling. उसमें ये simple random quota, convenience, purposive snowball और systematic stratified cluster, हर एक के अपने ही requirements हैं, advantages, disadvantages हैं एंड टेक्निक्स हम इनको यूज़ करते हैं. तो ये भी सैम्पलिंग टेक्निक भी आप विद जस्टिफिकेशन बता सकते हैं कि आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अपनी स्टडी की डिमांड के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्टडी सैम्पल आपने सैम्पलिंग टेक्निक चूज़ करनी है. और साथ साथ आपने सैम्पल साइज़ एस्टिमेशन भी अपने किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स वगैरह से हैं या सैम्पल कैलकुलेटिंग फार्मूलाज में उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, इफ़ेक्ट साइज़ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है या मार्जिन ऑफ एरर, सिग्निफिकेंट लेवल, प्रिसीजन मार्जिन, जो भी उस फार्मूला की या ऑनलाइन कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है वो उसको फिल करके आप सैम्पल साइज़ एस्टिमेशन कंप्लीट कर सकते हैं. एज वेल एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, आपका एक वेल डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि आपको डिफाइंड हो कि जी कौन से सब्जेक्ट आपकी स्टडी का पार्ट होंगे और कौन से सब्जेक्ट किस बिहाफ पर आपकी स्टडी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे प्रॉपर. एक तो ये आपका टाइम जो मैनेजमेंट है उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आप सब के लिए जो है वो इक्वल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखते हुए बायसनेस वगैरह हैं या रिजल्ट्स में जो स्टैटिस्टिकल डिस्टर्बेंस है उसको अवॉइड कर सकते हैं. आउटकम मेजरमेंट टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल और क्वेश्चनियर यूज़ किए जाओ दैट शुड बी ऑलरेडी वैलिड एंड रिलायबल. और सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चनियर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले उनको वैलिडेट करना ज़रूरी है. दैट्स वाई मोस्टली हम अपने डोमेन में प्रेफर करते हैं कि दैट वी शुड ऑलरेडी यूज़ द स्टैंडर्डाइज्ड टूल और क्वेश्चनियर सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टूल एज वेल एज रिजल्ट्स एंड एनालिसिस. नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स. सारा आपने मेंशन करना है कि जी आपने डाटा किस रिस्पोंडेंट से लिया है, किस मीन से लिया है. फर्दर आप बताएंगे कि आपके डाटा कलेक्शन में इन्फॉर्म कंसेंट जैसी चीज़ें, कंसीलमेंट ऑफ एलोकेशन बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन द पर्सन, देयर और रेंडमाइजेशन और नॉट रेंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, असेसर और थेरापिस्ट. फर्दर कि आपने किस तरह से अपना डाटा कलेक्ट किया है अपनी रिस्पोंडेंट से, अपनी ऑडियंस से, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो फर्दर आपने मेंशन करना होगा डाटा कलेक्शन प्रोसीजर में. नेक्स्ट, एथिकल कंसिडरेशन, मेंशन द बॉडीज़ योर प्रपोजल विल बी रिव्यूड. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक एथिकल लेटर, एथिकल अप्रूवल चाहिए होगा. और मेथड ऑफ कंसेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट कि आपने जिन पार्टिसिपेंट से, स्टडी पार्टिसिपेंट से डाटा लिया है उन्होंने आपको अलाउ किया है तो आपके पास एक कंसेंट फॉर्म जो है वो होना चाहिए रिस्पोंडेंट से फिल करने के लिए कि उन्होंने आपको अलाउ किया है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिसर्च पर्पस में यूज़ करने के लिए. फर्दर हमारे पास क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग. क्वेश्चनियर शुड फर्स्ट इंक्लूड द डेमोग्राफिक्स वेरिएबल. डेमोग्राफिक्स में हमारे पास मोस्टली इंक्लूड हो जाते हैं एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टॉपिक और नेचर ऑफ क्वेश्चनियर और आउटकम जो आप मेजर करना चाह रहे हो. तो क्वेश्चनियर में डेमोग्राफिक्स उस तरह से डाले जाते हैं. नेक्स्ट, फिर हमारे पास की आउटकम वेरिएबल्स जो हम मेजर करना चाहते हैं अपने रिसर्च टाइटल, रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चनियर से रिलेटेड, हम वो अपने आउटकम वेरिएबल्स उसमें इंसर्ट करेंगे. SPSS शीट फॉर्मुलेशन ओनली फॉर द थीसिस. आपके जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप वेरिएबल व्यू में जाके SPSS में पुट करेंगे. जो वैल्यूज़ आपको डाटा कलेक्शन में, डाटा कलेक्टेड परफॉर्मा में रिस्पोंडेंट ने फिल आउट करके दी हैं वो वहाँ पे आप जाके उसको फिल कर देंगे. एंड नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनालिसिस है. स्टैटिस्टिकली कि आपने किस तरह के वेरिएबल्स हैं, इधर द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं आपके, उसमें क्या आपने मीन, SD वगैरह हैं मेजर किए हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर किया है, कोरिलेशन, एसोसिएशन, परसेंटेज वगैरह कुछ भी,
और कौन से टेस्ट आपने जो है वो यूज़ किए हैं अपने ग्रुप एनालिसिस के लिए अक्रॉस द ग्रुप, विद इन द ग्रुप। तो ये एक जो है वो हमारे पास ओवरव्यू सा है कि आपने किस तरह से जो है वो अपना कलेक्टेड डाटा और SPSS शीट पे उस डाटा को एनालिसिस करना है। रिजल्ट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोग्राफिक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में सबसे पहले डेमोग्राफिक्स होंगे, तो आप पहले इंटरप्रिटेशन भी ग्रुप वाइज अपने डेमोग्राफिक्स की करेंगे। लाइक ये हमारे पास हाइट, वेट, BMI, कंपैरिजन ऑफ द टू ग्रुप आप इनमें करेंगे। आफ्टर ईच टेबल ऑफ कंपैरिजन बार चार्ट, हिस्टोग्राम है आपके पास या कोई भी और बन रहा है टेबल्स वगैरह, वो उसमें हम इलस्ट्रेट करेंगे। देन स्टार्ट विद द अक्रॉस द ग्रुप कंपैरिजन के ग्रुप A, ग्रुप B, एंड देन विद इन ग्रुप के ग्रुप A में विद इन ग्रुप कितना कंपैरिजन आप है या कितना स्टैटिस्टिकल डिफरेंस विद इन ग्रुप B प्रेजेंट होता है, तो उसको साथ साथ एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन दैट आल्सो यूज फॉर ओनली थीसिस पर्पस। डिस्कशन में मोस्टली हम अपने स्टडी की मेजर फाइंडिंग्स जो हैं वो पुट इन करते हैं। मेजर फाइंडिंग्स रिलेटेड प्रीवियस स्टडी दैट आल्सो हैव द सिमिलर फाइंडिंग्स और द स्टडी विद अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, और फर्दर अपने रिजल्ट्स को एलेबोरेट करने के लिए, उनकी क्लिनिकल रेलिवेंस को शो करने के लिए, उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स वो सब डिस्कशन में मेंशन होंगी, एज वेल एज एक्नॉलेज द स्टडी लिमिटेशन कि आपकी स्टडी में क्या लिमिटेशन है, एंड मेक फर्दर रिसर्च सजेशंस, और जिसको हम कहते हैं फ्यूचर रिकमेंडेशंस। और ये चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, दैट इज़ द ओवर प्रेजेंटेशन, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ योर रिजल्ट्स एंड डाटा, स्पेकुलेशंस। उसके अलावा कुछ इन्फ्लेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग्स, टेंजेशनल इश्यूज़ हैं, कंक्लूजन दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय द डाटा, इररेलेवेंट चीज़ें जो आपके ना ही रिजल्ट सेक्शन में हैं, ना ही आपके स्टैटिस्टिकली वो चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं, और ना ही वो कंक्लूजन जो आपका डाटा सपोर्ट कर रहा है उसको आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। एंड इंक्लूजन ऑफ द टेक होम मैसेज फर्दर जो है वो डिस्कशन का पार्ट होगा। Conclusion for thesis. The conclusion is intended to help the reader understand why your research should matter to them after they have finished reading the paper. State it precisely in 2 to 4 lines. आप बताएंगे कि आपका क्या इंटरवेंशंस थी, क्या सर्वे था, और आपके लिए क्यों नेसेसरी है कि अगर आप इस पेपर को रीड करें, अगर इफ़ दैट इज़ रेलिवेंट टू योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन also. That also included in the part of conclusion. Limitation. There are some limitation that as a researcher हम find out कर सकते हैं, like shortage of time, shortage of resources and expertise. वो limitation, अगर इसके अलावा भी कोई limitation अगर आपको अपनी study में मिली हैं तो वो भी आप उसको mention करेंगे. Recommendation. Way or other way this research can further improve किसी further techniques के साथ, further improvement of time के साथ, further technology या measurement variable या उसको different aspects से किस तरह से दोबारा इसको आप utilize कर सकते हैं better way में, और the area of interest जिसको आपकी study, आपका research project जो है वो address नहीं कर पाए और वो करे जाना चाहिए था, वो भी आप इसमें include कर सकते हैं as a future recommendation. नेक्स्ट रेफरेंसेस. हर यूनिवर्सिटी हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट, सब के रेफरेंस स्टाइल जो है वो डिफरेंट होते हैं. मोस्टली एंड नोट से ही पुट किए जाते हैं. उसमें वैंकूवर भी है, APA भी हैं, काफ़ी सारे वहाँ फॉर्मेटिंग में वो यूनिवर्सिटी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देती है रिगार्डिंग द रेफरेंसेस कि आपने किस स्टाइल में उसको पुट करने हैं. नेक्स्ट आपके पास सेक्शन होगा जिसमें आपने पेशेंट का कंसेंट फॉर्म ऐड करना है और अपने क्वेश्चनियर्स, मेजरमेंट टूल्स हैं, वेरिएबल्स वगैरह, वो सब कुछ अलग से ऐड करना होगा. प्लेजरिज्म चेक करेंगे मोस्टली टर्निटिन से, और HEC का जो रीसेंट क्राइटेरिया है उसमें आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट या जो आपका वर्क हो चुका है उसका प्लेजरिज्म लेस देन 19% होना चाहिए. फॉर्मेटिंग, अगेन हर यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का अपना फॉर्मेटिंग होता है कि आपने किस तरह से उसको मार्जिन्स हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, अंदर जो आपके फ़ॉन्ट वगैरह हैं, स्टाइल्स उनके, और हेडिंग, मेजर माइनर हेडिंग्स किस तरह से होंगी, वो फॉर्मेटिंग भी इसी में इंक्लूड हो जाती है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.